तो सर्वर क्वेश्चन कॉपी करो भाई जल्दी से। अक्टूबर नवंबर 2018 वेरिएंट 22। ठीक है, जरा क्वेश्चन। आज हम लोग पास्ट पेपर्स की तरफ जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक टेस्ट रखा हुआ है, तो आप लोग को आंसर लिखना आना चाहिए। हाँ भैया, अकाउंट्स की क्लास काफी लंबी खींच गई है। क्या है? डन। चलो ये देखो। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ऑलवेज हैव टू रीड पार्ट बी फर्स्ट। पहले पार्ट बी पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट ए पढ़ेंगे। रीजन इसके पीछे ये होता है कि जो चीज़ आप पार्ट बी में लिख दोगे वो पार्ट ए में नहीं होनी चाहिए, या जो चीज़ आप पार्ट ए में लिख रहे हैं वो पार्ट बी में नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीट होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आप। ठीक है। अब पार्ट बी आपसे कहता है एनालाइज हाउ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। assess which policy is likely to be more effective। देखिए मेरी बात सुने। कहता है कि हमने कौन सी पॉलिसी सॉल्व करनी है डिफ्लेशन के लिए। डिफ्लेशन के लिए हम लोगों ने पॉलिसीज लगानी है, कौन कौन सी? फिस्कल एंड मॉनेटरी। तो बेटा, डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी पॉलिसी लगाई जाती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है। एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या लगाते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इनके ऊपर गेम करते हो। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी के अंदर आप किस पे गेम करते हैं? मनी सप्लाई के ऊपर गेम करते हैं। तो मतलब सिंपल सा जो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पार्ट बी, वो क्या है? कह रहा है एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाओ यूजिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। सिंपल। ठीक है। तो आपने इससे रिलेटेड कुछ भी पार्ट ए में नहीं लिखना, अगर लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इधर आओ पार्ट ए। एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ डिफ्लेशन इज मेजर्ड। डिफ्लेशन की बात हो रही है, रेट ऑफ डिफ्लेशन की बात हो रही है, और वो पूछ रहा है कि हाउ इज इट मेजर्ड। ठीक है। हाउ द रेट ऑफ डिफ्लेशन इज मेजर्ड। उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? एंड द इम्पैक्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन ऑन एन इकोनॉमी। मैंने जब आप लोगों को डिफ्लेशन का टॉपिक बताया था, डिफ्लेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि आपके मुल्क में प्राइस लेवल फॉल हो रही है। यही दो चीजें बताई थी ना। और प्राइस लेवल दो तरीकों से फॉल हो सकती है, या तो आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाए, या तो आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए। यही दो रास्ते थे डिफ्लेशन के। या तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए, या तो एग्रीगेट डिमांड आपका फॉल हो जाए। तो बेटा, हम लोगों ने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, गुड डिफ्लेशन एंड बैड डिफ्लेशन। गुड डिफ्लेशन आपके पास कब आता है? जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, राइटवर्ड। एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड बढ़ती है तो प्राइसेस कम होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, यानी कि आपका जीडीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट अगर मैं डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड की बात करूं, तो आपके पास प्राइसेस तो कम होती है क्योंकि वो पीछे की तरफ शिफ्ट मारता है, बट आपके पास जीडीपी पे क्या इफेक्ट आता है? वो भी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास बैड डिफ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इससे रिलेटेड यहाँ पे बात करनी है। फिर वो आपसे पहले पार्ट, देखो दो दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है। हाउ इज इट मेजर्ड? ठीक है। हाउ इज इट मेजर्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन ऑन इकोनॉमी। इम्पैक्ट की अलग कहानी है, हाउ इज इट मेजर्ड की अलग कहानी। तो आपने जब मेजरिंग की बात करनी है, तो वहां पे आप किसका कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे? आरपीआई का, रिटेल प्राइस इंडेक्स का। कि व्हाट इज रिटेल प्राइस इंडेक्स? कि वो एक मेथड होता है, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, गवर्नमेंट सर्वे लेती है, गवर्नमेंट घर घर जाती है, बास्केट ऑफ गुड कलेक्ट करती है, फिर उनको वेट प्रोवाइड करती है, इंडेक्स प्रोवाइड करती है, वेटेड इंडेक्स निकालती है। मतलब एक जनरल सा आपने सम अप करके बताना है कि व्हाट इज आरपीआई। क्योंकि 4 मार्क्स समझ लो आपके आरपीआई के हैं। कहाँ रह गए थे भाई? वालेकुम सलाम। 4 मार्क आपके आरपीआई के हैं और 4 मार्क डिफ्लेशन से रिलेटेड है कि हाउ इज इट, मैंने सोनिया नहीं आई आज?
कि हाउ इज इट बेनिफिशियल या हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे जरा इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने डिफ्लेशन को डिफाइन करना है कि व्हाट इज डिफ्लेशन। Deflation is a time period where there is a general fall in the price level over the period of time। ठीक है, डिफ्लेशन की डेफिनेशन आ गई। डिफ्लेशन को आपने लिंक किया किसके साथ, आरपीआई के साथ। आपने मेथड एक्सप्लेन किया। देखो पूरी लंबी नहीं करनी कि आप टेबल बना के दिखा रहे हो सारी चीजें बता रहे, जल्दी है बेटा जल्दी है जल्दी, कि आप उसको पूरा उसकी कुंडली निकाल के बता रहे हो और उसके पूरे फैमिली ट्री बता रहे हो, इतनी लंबी आपने नहीं करनी। आपका मेन फोकस आरबीआई के टॉपिक में पता है क्या होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स के अंदर। जो आपके पास नोट्स हैं, ये देखो, रिटेल प्राइस इंडेक्स का टॉपिक आ गया। मेन फोकस शुड बी ऑन दिस पेज कि भाई आरपीआई क्या होता है, हाउ इज इट मेजर्ड, किस तरह मामला चल रहे होते हैं, किस तरह कहानी चल रही होती है। ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना ये बताने की जरूरत। ठीक है, मेन फोकस इसके ऊपर, थोड़ा सा फोकस आपका मतलब ऊपर ऊपर से बता देना कि यार इंडेक्स क्या होता है, वेट क्या होता है और किस तरह कैलकुलेट हो रहा होता है, बस ये आपका साइड में हो गया। अच्छा, क्योंकि ये पुराना पेपर पैटर्न है भाई, पुराने पेपर पैटर्न का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि उसी के हिसाब से हमने आंसर लिखना। तो आपने आरपीआई लिखा, आपने मेथड एक्सप्लेन किया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, गुड डिफ्लेशन, क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ आपसे, इम्पैक्ट। गुड डिफ्लेशन बताया, बैड डिफ्लेशन बताया। अब देखो ये पुराना पेपर पैटर्न है तो इसके अंदर पार्ट ए में कंक्लूजन जरूरत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न, अगर ये सेम क्वेश्चन न्यू पेपर पैटर्न के अंदर आता तो वो आपसे पूछता, ये पहले उसने पूछ ली कहानी, फिर बोलेगा कि एनालाइज वेदर डिफ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी या डिफ्लेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। तो आपका जजमेंट इस पॉइंट के बेसिस पे आता है कि इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल या इज इट ऑलवेज हार्मफुल। तो वो पार्ट ए के अंदर 2 मार्क का कंक्लूजन आ जाता है। बट मेरा मेरा मशवरा है आप लोगों को कि जब आप लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 पुराने पेपर पैटर्न के ऊपर है, बट आप लोग कंक्लूजन लिखना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बने कि पार्ट ए में कंक्लूजन आता है, 2 मार्क का कंक्लूजन है पार्ट ए के अंदर अब से। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप कंक्लूजन लिखेंगे ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए। कोई मसले वाली बात, समझ गए सारी कहानी। ऑनलाइन बेटा जल्दी से बताओ सारी चीजें क्लियर है फौरन से। सेट, चलो अब इसी के पार्ट बी के ऊपर आ जाओ, इसी के पार्ट बी के ऊपर आ जाओ। मिल इधर आए बेटा। पार्ट बी आपका कैसे बनेगा यहाँ पे, पार्ट बी आपसे पूछता है एनालाइज हाउ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन, असेस व्हिच पॉलिसी इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव। सोनिया यहाँ पे कौन सी पॉलिसी रहेगी, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी? डिफ्लेशन को सॉल्व करना है जी, एक्सपेंशनरी। क्यों भाई एक्सपेंशनरी क्यों लग रही है हामिद? तो ये मैंने पढ़ना है, तो अगले हफ्ते टेस्ट नहीं दोगे आप? जी, आपने अब कहानी सुनी है टेस्ट की, दोनों दिन टेस्ट है आपका नेक्स्ट वीक। हाँ जी, जी मोहम्मद अली। एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है कुरतलैन एग्रीगेट डिमांड, क्यों बढ़ानी है? ताकि क्या? अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ये एक्सपेंशनरी जी, नहीं याद, नहीं याद जी। यार आपका नाम मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। तसव्वुर, तसव्वुर बताएं क्यों एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ानी है? डिफ्लेशन कम करने के लिए, सिंपल कहानी है ना। अच्छा भाई ऑनलाइन जिसका नाम लूं फौरन से अपना माइक खोल के शुरू हो जाओ। तकी माइक खोलो अपना जल्दी से। जी सर। तकी मुझे बताएं बेटा, एग्रीगेट डिमांड आपके पास यूजिंग फिस्कल पॉलिसी कैसे इंक्रीज हो सकती है? सुनना है इसका आंसर। यूजिंग हाँ, फिजिकल पॉलिसी में थ्रू टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू तो कम हो टैक्सेस सकती को है। क्या करें? टैक्सेस को इंक्रीज कर दे,
मतलब डिक्रीज कर दे। डिक्रीज कर दे, सेट है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे ताकि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहे और फिर उस हिसाब से बढ़ जाए। जबरदस्त बेटा। अगर हम लोग टैक्सेस कम करेंगे तो इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? टैक्सेस कम करेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी और फिर वही स्पेंडिंग बढ़ पूरी जाएगी। चेन बताओ, पूरी चेन जल्दी से बताओ क्या होगा। जब टैक्सेस लगते हैं तो फिर इनकम खुद ना खुद बढ़ जाती है और फिर जब इनकम बढ़ती है तो फिर स्पेंडिंग भी लोगों की शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मनी रोटेशन शुरू हो जाती है सारी। सेट है भाई, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। आवाज सुनी थी आप लोगों ने। मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, टैक्सेस कम होंगे, इनकम बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, विच विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। Whenever there is an increase in production of goods and services, as a result, we will have to acquire more labor. As a result, demand for labor will rise and unemployment in the economy will fall. कोई टेंशन वाली बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा था मॉनेटरी पॉलिसी। क्या करना है मॉनेटरी पॉलिसी को? तसव्वुर पता है मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना है? क्या करना है? हाँ जबरदस्त। इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? एक्सीलेंट। फिर जबरदस्त। मोहम्मद अली, इंटरेस्ट रेट गिरने से तीन इफेक्ट कौन कौन से आते हैं? इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट लिंक किन तीन चीजों के साथ होता है? हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और सेविंग कम होगी। एक्सीलेंट। और कंजम्पशन ज्यादा होगी। याद है सोनिया? सारी चीजें यही थी। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे सेविंग कम होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। राइट है? जब ये सब चीजें होंगी फिर वही सेम चेन फॉलो हो रही होगी कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल। बट अल्टीमेटली हमारे पास बेटा प्राइसेस में क्या इफेक्ट आ रहा है? बॉन्ड्स की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा? बॉन्ड्स को हम लोग यूज करते हुए मनी सप्लाई के ऊपर चेंज ला। अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है, मैं गवर्नमेंट हूं फॉर एग्जांपल, आप सब लोग मेरी आवाम हैं, मेरे मुल्क में रिहायशी हैं। अगर मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और मुझे मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ानी है, आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स है, मैं आपके पास आऊंगा, बोलूंगा कि यार जितने बॉन्ड पड़े हुए मुझे दे दो और बदले में मुझसे क्या ले लो आप लोग? कैश ले लो। तो जब कैश आपके पास आया तो मुल्क में मनी सप्लाई इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज तो फिर वही आपके पास एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट बाइज बॉन्ड। बट इफ आई वांट टू डिक्रीज माय मनी सप्लाई, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल सेल बॉन्ड्स। समझ में आई है बात? तो ये सिंपल सी कहानी है, बट इसका हमारा इतना मेन फोकस है भी नहीं। आप सिर्फ जनरल आइडिया देंगे कि थ्रू ओपन मार्केट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, गवर्नमेंट विल ट्राई टू सेल बॉन्ड्स एज अ रिजल्ट, ओ बाय बॉन्ड्स, एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। और ये भाई पूरी फंटरगिरी होती है अगर आपके पास मनी सप्लाई बढ़े। समझे बात को? अच्छा, अब वही बात सर, यहाँ मल्टीप्लायर की वजह से लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन होगी, बताना है, बिल्कुल बताना है। इवैल्यूएशन लाजमी है ना, इवैल्यूएशन बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हर चीज बतानी है ना आपने। अब कंक्लूजन, ये तो हो गया पूरा आपकी बॉडी। अच्छा, पुराना पेपर है तो नॉलेज वाज नॉट रिक्वायर्ड पहले के टाइम। पार्ट बी के अंदर नॉलेज के मार्क्स नहीं थे। अब 2 मार्क नॉलेज के आ गए हैं पार्ट बी में। तो आपको बताना है व्हाट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब डिफ्लेशन तो क्योंकि ऊपर बता चुके हो तो वापस से डिफ्लेशन तो नहीं बताओगे। नीचे आप बताएंगे व्हाट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिनेशन। तो वो आपको नॉलेज के मार्क्स दे देंगे। ठीक है जी? 8 मार्क्स में आप डिफ्लेशन का बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्लेशन क्या होता है, आरपीआई क्या होता है, हाँ नॉलेज के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स वाले के अंदर 12 वाले में 2 मार्क्स, 8 वाले में भी अराउंड 2 मार्क्स ही है। ठीक है, क्योंकि अब इस तरह होता है कि 2 मार्क आपके, आप पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, 2 मार्क आपके नॉलेज में चले गए, 4 मार्क आपके बॉडी में आ गए और 2 मार्क आपके कंक्लूजन में चले गए। इस तरह आपका हिसाब किताब। खैर, कंक्लूजन क्या होगा? बेस्ट कंक्लूजन मैंने क्या सिखाया था लास्ट क्लास में आप लोगों को? मैंने कहा था कभी भी ऐसा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जहां पर ये नहीं बताया हुआ कि पीछे रूट कॉज क्या है, यानी कि डिफ्लेशन क्यों आ रही है, एग्रीगेट डिमांड की वजह से आ रही है या मॉनेटरी की साइड्स की वजह से आ रही है। अब देखो, मॉनेटरी और एग्रीगेट डिमांड दोनों लिंक्ड हैं आपस में। मॉनेटरी में भी अगर इफेक्ट आएगा ना, वो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड को ही हिट करेगा, बट दोनों की रूट कॉज डिफरेंट है। ठीक है, अगर तो ये बोलता है कि यार डिफ्लेशन आ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब है कि मेन एम्फेसिस यहाँ पे किसका है? मॉनेटरी का, एज कम्पेयर टू फिस्कल। अगर वो बोलता है कि यार यहाँ पे डिफ्लेशन आ रही है ड्यू टू डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या डिक्रीज इन एक्सपोर्ट या कुछ भी, तो यहाँ पे किसका मेन फोकस आ जाता है? बट यहाँ पर इस क्वेश्चन के हवाले से क्या हमें कुछ बताया हुआ है कि रूट कॉज क्या है? नहीं बताया। तो आप बोलेंगे इट डिपेंड्स,
इट डिपेंड्स अपॉन द रूट कॉज कि आपकी डिफ्लेशन आई क्यों थी, असल पंगा आया क्यों था। आप बोलेंगे कि अगर असल पंगा आपका चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट की वजह से आया है, अगर आपके पास डिफ्लेशन या रिसेशन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट की वजह से आया है, तो आपको कौन सी पॉलिसी लगानी पड़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी। समझे? अगर आपके पास जो भी रूट कॉज है वो डिमांड की वजह से आया है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से आया है, तो आपको कौन सी पॉलिसी लगानी पड़ेगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी पड़ेगी। आपने टुक कर दिया लास्ट बॉल के ऊपर। समझे बात को? जड़ों में जब बॉल आती है तो बेहतर क्या है, टुक कर दो। तो यहाँ पे हाँ, तो मैंने बताया ना कि वो आपको कुछ ना कुछ रीजन बताता है ना, उस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से आप बोलते हैं कि ये सूटेबल। समझे बात को? अब इसकी एमएस देखो, इसकी एमएस देखें। अच्छा, इसके अंदर कंक्लूजन में और भी कुछ बात आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो क्या है? दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, कि आप शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी हमेशा शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ देती है आपको, क्योंकि फॉरेन से अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, टैक्सेस कम होते हैं, लोग स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है? मॉनेटरी। सप्लाई तो बेटा है ही नहीं ना, उसने पूछा हुआ ही नहीं, तो सप्लाई के बारे में क्यों बात कर रहे हो आप? उनके बारे में बात करो जो केस में है। ठीक है, तो इन दोनों में से लॉन्ग टर्म पॉलिसी कौन सी है? मॉनेटरी। क्योंकि इन दी एंड इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे अफेक्ट आता है, मशीनरी पे अफेक्ट आता है, तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग टर्म में बेहतर होगी। ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन के मार्क्स होंगे। कौन सी मिसिंग इन्फॉर्मेशन के मार्क्स होंगे? कौन सी मिसिंग इन्फॉर्मेशन भाई? सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे, अब क्योंकि ये पहले का मैंने एमएस लिखी हुई है, लास्ट ईयर की लिखी हुई है, उससे भी पिछले साल की, सॉरी, उस टाइम पे सिलेबस डिफरेंट था, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे डिफाइन भी करना है, डिफाइन एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। ठीक है सर, इमीडिएट इम्पैक्ट चाहिए तो फिस्कल पॉलिसी, यस। तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया एक्सपेंशनरी पॉलिसीज प्लस फिस्कल एंड, यार वो बुक में है, मैं आपको घर जाके सेंड कर, ठीक है, मुझे बता, रिमाइंड करा देना एक बार। एक्सपेंशनरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी प्लस मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपका आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका आ गया है इंट्रोडक्शन। तो एक तो मैंने आपको ये लिख के दे दिया, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, के मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव इन लॉन्ग रन व्हेयरएज फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव इन शॉर्ट रन। अब इसका दूसरा सेकंड कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सेकंड कंक्लूजन बेटा आप लोग जो यहाँ पे लिखेंगे वो ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द रूट कॉज ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई इट डिपेंड्स अपॉन द रूट कॉज। सर मॉनेटरी और फिस्कल दोनों एडी को अफेक्ट कर रही हैं, तो मॉनेटरी लॉन्ग रन में कैसे? मॉनेटरी लॉन्ग टर्म में इसलिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि इनडायरेक्टली मॉनेटरी जो है ना बेटा, इनडायरेक्टली का डायरेक्टली है, इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है। मॉनेटरी किसको अफेक्ट करती है? इन्वेस्टमेंट को, मशीन्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, जबकि फिस्कल पॉलिसी की बात की जाए तो फिस्कल में दो टूल्स हैं, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं ले रहे, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे, ये लॉन्ग टर्म चीजें होती है ना। हम लोग फिस्कल में सिर्फ किन दो की बात कर रहे हैं, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये फॉरेन से इंपैक्ट लेके आ रहा है, वेयर एज मॉनेटरी पॉलिसी टेक्स टाइम फॉर इम्पैक्ट। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रूट कॉज ऑफ डिफ्लेशन। अब आपने बताना है कि यार इफ डिफ्लेशन अकर्ड ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ डिफ्लेशन अकर्ड ड्यू टू, अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए डिफ्लेशन के लिए? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिफ्लेशन कब आती है, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से? कम होने की वजह से डिफ्लेशन आएगी, बढ़ने की वजह से डिफ्लेशन आती है। जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? तो इफ डिफ्लेशन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कॉमा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी is recommended।
अरे बेसिकली वैसे बैड डिफ्लेशन जी, बैड डिफ्लेशन। अच्छा, अब मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या करता, मैं इस कंक्लूजन को, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को ना लिंक करके लिखता। कैसे? यहाँ पे लिखा ना, इट इज रिकमेंडेड, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिकमेंडेड, ऑल्सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी which can give benefit to economy in the long run due to increase in investment और ये और वो। तो मैंने एक दो लाइनें उसकी भी ऐड कर दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने यहाँ पर वो वाला पॉइंट ऐड करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, सही है। तो इंस्टेड कि आप दोनों को अलग अलग लिखो, एक ही पैराग्राफ में एक डिटेल्ड जजमेंट अपनी दे दो। 4 मार्क है बेटा कंक्लूजन की। वेयर एज if deflation occurred, due to decrease in aggregate demand, due to decrease in aggregate डिमांड। अब यहाँ पे आप फैक्टर्स बता दो, फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, कि टैक्सेस बढ़ गए या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई, ठीक है। तो कौन सी पॉलिसी रिकमेंडेड? ड्यू टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, फिस्कल पॉलिसी is recommended as fiscal policy is a short term policy brings immediate effect, ये और वो, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे डिटेल्ड जजमेंट एक्सप्लेन कर। कोई मसले वाली बात? क्लियर है मोहम्मद अली सफान? नहीं 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 भाई जी बेटा, ऑनलाइन जल्दी से बताओ, कोई टेंशन, कोई परेशानी? जो आप हर पैराग्राफ में देते हो ना उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब पॉजिटिव पॉइंट जो आपने लिखा उसका ड्रॉबैक लिख रहे हो। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, समझे, एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी, ये सारी बेटा कंक्लूजन होता है। देखो सुनो क्या, इवैल्यूएशन क्या होता है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, आपने उसकी अच्छाई लिखी, अब आप उसकी बुराइयां बता रहे हो, ये इवैल्यूएशन है। हाउ एवर, स्टार्ट किस तरह होता है इवैल्यूएशन? हाउ एवर के नाम से। बट अगर कंक्लूजन की बात करें ना, कंक्लूजन आपका होता है एंडिंग पैराग्राफ, यार मेरे हिसाब से ये बेस्ट। तो इवैल्यूएशन और कंक्लूजन इन दोनों के मिला के 4 मार्क्स हो पार्ट बी में, कि वो इवैल्यूएशन भी देखता है, सिर्फ एक पैराग्राफ में 4 मार्क्स थोड़ी देगा आपको, वो थ्रू आउट आपका आंसर पढ़ रहा होता कि इवैल्यूएशन इस बच्चे ने कितनी दी है। हाँ, मतलब जो एक पॉलिसी के बाद जो भी आपने एक चीज लिखी है ना, फिस्कल पॉलिसी लिखा, फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया, अब उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स बता दूं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होगी, एज शोन इन द डायग्राम। एक एक बहुत है, एक देखो पूरी पॉलिसी एक्सप्लेन करें, एक एडवांटेज बता दें, जैसे आपने बताया ना, दिस विल लीड टू मल्टीप्लायर इफेक्ट, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर इफेक्ट एक्सप्लेन किया। However, this multiplier effect will turn into hyperinflation in the long run as shown in the diagram. डायग्राम समझा दी हाइपरइन्फ्लेशन वाली, उसकी वैल्यूएशन होगी। ये वाली जो कंफ्यूजन है, थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? तो जो आपने दूसरी वाली बात लिखी है फिस्कल पॉलिसी वाली, हाँ, थोड़ी सी वो कॉन्ट्रैक्शन ही फिस्कल पॉलिसी टाइप बात क्या आई करी आपने? टैक्सेस बढ़ना, गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड अगर टैक्सेस बढ़ने या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने की वजह से आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर दो, मैं कह रहा हूँ अगर इसकी वजह से आई है तो ये रेकमेंडेड। अच्छा भाई, क्या सवाल आया अयान का? सर फिस्कल में टैक्सेस कम होंगे तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी। बेटा होगी, बट अगेन वही बात है ना कि इन्वेस्टमेंट होती है करोड़ों रुपए की, आप अगर 5% टैक्स कम कर दोगे तो उससे करोड़ों रुपए आप जेब से निकाल लोगे क्या? सवाल तो ये आता है ना कि आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से, तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, समझे, कोई मसले वाली बात। अब यहाँ पे डायग्राम्स भी लिखी हुई हैं, डायग्राम बनानी है भाई, डायग्राम बनानी है। टोटल यहाँ पे 3 डायग्राम्स आएंगी। 3 डायग्राम कौन कौन सी, बल्कि 2 बना लो, एक LRAS वाली लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और एक मॉनेटरी पॉलिसी। यार क्वालिटी ऑफ आंसर गिर जाता है,
आपके आंसर उस तरह चेक नहीं होते कि ये पॉइंट डाल दिया, ओ लेवल के जिस तरह होते हैं, ये पॉइंट डाल दिया चलो 2 मार्क दे दो 3 मार्क दे दो, ऐसे नहीं होता। आपका आंसर लाई करता है क्वालिटी के ऊपर। आपने वीडियो देखी थी जो मैंने डाली थी, उसके अंदर मैंने क्या बोला था, क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करती है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो तो आप लिंक किससे करोगे अपने आंसर को? ये मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे इन्वेस्टमेंट वाला जो इंटरेस्ट रेट का जो डायग्राम हाँ वो वाली और फिजिकल पॉलिसी LRAS बना दो, एग्रीगेट डिमांड ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। इससे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आपका AD वाला भी डायग्राम बन गया और आपने हाइपर इन्फ्लेशन की भी बात कर ली। तो उसका काउंटर तो नहीं करता है। नहीं 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 भाई, पॉलिसी किसके ऊपर है? आंसर अच्छा क्वालिटी का लिखा हुआ लेकिन डायग्राम गलत हो गया। डायग्राम गलत हो गए तो फिर मार्क्स जाएंगे। मार्क्स जाएंगे मतलब ऐसे मिलेंगे नहीं मार्क्स। जो आपके मार्क्स एलोकेटेड है ना डायग्राम के लिए 1 या 2 मार्क, वो नहीं मिलेंगे आप। सही, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम। जी, दोनों पॉलिसी एक्सपेंशनरी बट एक्सपेंशन। सही है, चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। मैं बेटा फाइल भेज दूंगा। अच्छा भाई, ये जरा ईयर नोट डाउन करें। मई जून 2021 वेरिएंट 22, ये भी पुराने ईयर है। देखो मैं नए ईयर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा ना, मैं नए ईयर करवा। गिनती के आपके पास 7-8 पेपर्स हैं जो नए सिलेबस के हिसाब से हैं। 7-8 पेपर भी किस तरह, मैं वेरिएंट्स मिला के बोल रहा हूँ, तीनों वेरिएंट मिला के। इससे ज्यादा पेपर्स नहीं है आपके पास, तो वो मैं सब एंड में करवाऊंगा। तो भाई 3 अटेम्प्ट होती है ना, फेब मार्च मई जून अक्टूबर नवंबर, तो 6-7 पेपर ये हो गए। स्पेसिमेन पेपर 8 पेपर ये हो गए, ठीक है। और हाँ 8-9 पेपर हो जाएंगे आपके पास। फेब मार्च जो अभी रिसेंट हुआ है, होगा अभी मतलब। सर आपकी चेकिंग स्ट्रिक्ट थी ये किसने? ये लोग नहीं कहते स्ट्रिक्ट चेकिंग स्ट्रिक्ट नहीं है। वो कोविड में जो रिलीफ दिया हुआ था वो रिलीफ खत्म कर दिया। चेकिंग वही है जो आपकी नॉर्मल होती है, ठीक है। चले बेटा, मई जून 21 वेरिएंट 22। देखो इन्फ्लेशन के जो क्वेश्चन है ना वो इतने डिफरेंट नहीं आते। सही है, वो एक ही चीज पूछता है। उसका जो मोस्ट फेवरेट है ना वो पॉलिसीज है। यार इन्फ्लेशन आ रही है, पॉलिसी बता दो, ये तरह की इन्फ्लेशन हो रही है, इसमें कौन सी पॉलिसी लगाएं, ठीक है। ये उसका फेवरेट पार्ट। क्वेश्चन है, पार्ट बी पढ़े। डिस्कस वेदर गवर्नमेंट शुड यूज मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। देखो कितना ईयर का गैप है। एक 18 का सवाल था, कहाँ गया, हाँ एक 2018 का सवाल था, एक 2021 का सवाल। पार्ट बी पढ़े जरा, सेम है दोनों का, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो एक ही बकवास चीज बार 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 पूछता है। सही है, अब इधर आओ। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिफ्लेशन एंड यूज एग्रीगेट डिमांड and aggregate supply policy. Use aggregate demand and aggregate supply diagrams. अब देखो यहाँ पे इसने बोल दिया डायग्राम अहमद, तो यहाँ पे डायग्राम के मार्क्स एलोकेटेड हैं पक्के पक्के। हाँ तो बस उसी की बात कर रहा है। और कुछ बस इधर आओ। What is meant by deflation? Use aggregate demand, aggregate supply diagram to explain how it might arise in an economy. बड़ा ही बकवास सा सवाल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफाइन डिफ्लेशन। डिफ्लेशन डिफाइन किया, फिर आप बताएंगे कि हाउ डिफ्लेशन अकर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की नॉलेज देना भी जरूरी है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वो सारी चीजें, एंड इट इज कैलकुलेटेड थ्रू द फॉर्मूला दैट इज C+I+G+X-M। सारा आपने उसको मतलब हिंट दे दी कि क्या होता है। अब ये नहीं बताने बैठ जाना कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ता कैसे है, टैक्सेस कम कर दें, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, ये कर दें वो कर दें, ये नहीं पूछा हुआ उसने, ठीक है। क्या हाँ, पहले उसको बताना कि ये होते हैं और फॉर्मूला क्या चलता है, C+I+G+X। फुल फॉर्म अलग लिख दीजिएगा, फुल फॉर्म अलग लिख दीजिएगा, लिखने के बाद बोलिएगा कि इट इज कैलकुलेटेड थ्रू द फॉर्मूला दैट इज C+I+G+X। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि डिफ्लेशन आ रही है ना, कहाँ गया, डिफ्लेशन आ रही है। आप उसको ये बोलेंगे कि यार deflation occurs whenever there is a fall in aggregate demand and aggregate demand could fall through a decrease in any of the following components, that is consumption, investment, government expenditure and export revenue, that is through decrease not increase, ठीक है, और an increase in import expenditure। मैंने फॉर्मूला को उल्टा कर दिया। क्या फॉर्मूला है, C+I+G+, यही है ना,
मुझे एग्रीगेट डिमांड कम करानी है, डिफ्लेशन दिखानी है, यानी कि कंजम्पशन क्या हो रहा होगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी कम या फिर ये बढ़ जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। सही है। अब कोई सी भी एक एग्जांपल देंगे आप, फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स which will reduce disposable income of consumers. As a result, aggregate demand will fall in the economy. Whenever aggregate demand falls, it is shown in the curve below. Curve बनाएं, aggregate demand कम करके दिखाएं, explain करें. That aggregate demand fell from 80 to 81. As a result, there will be new equilibrium and new price level. Price level is falling from P to P1, whereas at the same time GDP is falling as well from Y to Y. It is known as bad deflation because in accordance with the decrease in price level, there is a decrease in GDP as well, and unemployment is rising in the economy. खत्म, full stop. हाँ, वो नहीं, वो पार्ट बी के लिए, डिस्क्रिप्टिव ना हो पार्ट ए के अंदर, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना, टू द पॉइंट बात करनी है आप, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव होना, खत्म, मामला खत्म। अच्छा, another form of deflation could take place due to increase in aggregate supply. Aggregate supply is the total supply of economy, ठीक है, total number of output produced in the economy, इसको आपने definition दी। For example, government provided subsidies to producers. This subsidy will decrease cost of production of producers and shift aggregate supply rightwards from AS to AS1 as shown in the diagram below. या फिर अगर आप डायग्राम साथ बना रहे हो दोनों, तो नंबरिंग कर दो, एज शोन इन डायग्राम 1, एज शोन इन डायग्राम 2, साथ भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पहले एक्सप्लेन करना है फिर डायग्राम बनानी है, या पहले डायग्राम बनानी है फिर एक्सप्लेन करना है। सफान, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट लॉजिकल, जो एक लॉजिकल तरीका है वो क्या है कि पहले डायग्राम बनाओगे तभी कनेक्ट करोगे ना, पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, वरना तो आप रट के बैठे हो। समझे बात को? तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, नॉलेज दे, डायग्राम्स उसी टाइम बना लें, फिर T1 T2 डायग्राम 1 डायग्राम 2 उसको लेबल कर दे, ठीक है। आपने बोला एज शोन इन डायग्राम 2 एग्रीगेट सप्लाई इज राइजिंग फ्रॉम SRAS टू SRAS1, एक्सप्लेन किया। अच्छा, डिक्रीज इन प्राइस लेवल फ्रॉम P to P1, इंक्रीज इन GDP या नेशनल आउटपुट फ्रॉम Y to Y1। ये क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे पास प्राइस गिरने के साथ साथ GDP भी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज हो रही है। अब क्योंकि नया पेपर पैटर्न अगर आता है तो उसके अंदर वो पूछेगा कि इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी, इज इट ऑलवेज हार्मफुल फॉर इकोनॉमी, तो आपको उस हिसाब से अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका ओपिनियन क्या होगा? इसका तो कोई ओपिनियन ही नहीं है ना, पुराना क्वेश्चन। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होता तो कोई ना कोई जजमेंट के लिए पॉइंट जरूर देता, यार इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे है नहीं ना। अगर वो बोलते कि इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल, मैं बोलूंगा भाई नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि बैड डिफ्लेशन में हालात टाइट होते हैं, बैड डिफ्लेशन में वी आर इन रिसेशन, whereas गुड डिफ्लेशन में बेनिफिट होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिफ्लेशन एंड इकोनॉमी स्पेसिंग, खत्म। समझे? तो भाई ये आपके पास कहानी चलेगी और ये इस तरह आपके पास मामला चलेंगे। अब यहाँ पे आप MS देख लो, इसकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। समझ गए बात को? हाँ, बी पार्ट भी सेम ही है, बस उसके अंदर क्या था डिफरेंस, क्या कह रहा था कि मुझे बताओ कैलकुलेट कैसे होती है, बस। अब इन दोनों, ये वाला क्वेश्चन और लास्ट जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों के कंटेंट के साइज में डिफरेंस होगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस पे फोकस, वहां पे दो चीजों पे फोकस था, RPI पे फोकस था और डिफ्लेशन पे फोकस था, यहाँ पे सिर्फ डिफ्लेशन पे फोकस। तो हमारा क्वेश्चन भी उस हिसाब से होना चाहिए, समझे? पूरा जितना पढ़ा अब तक, पूरा मैक्रो पूरा जितना अब तक हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड डिफ्लेशन अफेक्ट्स कॉजेस पॉलिसीज RPI, सब कुछ। MCQs भी आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं अब बढ़ रहा हूँ MCQs की तरफ। जरा हम लोग टेस्ट में इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा बेटा, अगर मैंने ये बता दिया कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर टेस्ट देने का फायदा, प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हो। हाँ, उनमें चेक कर लेना, अगर निकला है तो चेक कर लेना। लकीरों से बनाया होगा ना, स्केल से, स्केल से बनाया होगा। हाँ, वो मिस्टेक होगी, आपने वैसे नहीं बनाना। 229
दोनों में से कोई भी हो सकता है। किया हो तो है आपने एमसीक्यूज, तो भी करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करें तो है ना आपके पास। क्या तो अच्छी बात है ना ये तो। आपके सीआईज भी तो एक साथ हैं, 2 टेस्ट इकोनॉमिक्स के और शायद बिजनेस है, कौन सा है? चले भाई यहाँ पे आइएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टेस्ट में जी जी सब इंक्लूडेड है भाई, जितना हमने अब तक पढ़ा है सब सब सब। क्लास के टाइम को हाँ क्लास के टाइम पे। 1 hour 45 minutes क्यों भाई, 1 घंटे का 45 मिनट का होगा, 1 hour 45 मिनट्स कहाँ से आ गए? और हाँ अरे भाई जो भी टेस्ट होगा 45 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं। मिक्स आ रहा है, 50-50 तो नहीं खैर होता, 60-40 भी हो सकता है, मिक्स ही आता है। चले इधर आए। An aggregate demand curve slopes downward from left to right. One reason for this is that a reduction in average price level will lead to, बेटा जब average price level कम होगी तो उससे आपके पास क्या होता है? Will lead to क्या? कह रहा है कि बेटा आपका एग्रीगेट डिमांड ऐसे राइट वर्ड चला गया ना, तो किस तरह जाएगा ये बताओ, किस तरह जाएगा ये बताओ। सिंपल है ना यार, लेफ्ट टू राइट मानी बढ़ गया इंक्रीज हो गया। रिडक्शन इन वैल्यू का लिंक नहीं होता एग्रीगेट डिमांड अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो, ठीक है। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि बेटा ये कौन सी पॉलिसी होती है? एक्सपेंशनरी, ऐसा होता है नहीं होता? और एक्सपेंशनरी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड आपके पास बढ़ रही है, ठीक है। बी आंसर है इसका। 2 पे आए। In the diagram, AD1 and AS1 are an economy's initial aggregate demand, aggregate supply, यानी कि आप इधर बैठे हुए हो, सही है। What will cause the aggregate demand curve to shift to AD2? ऐसे पीछे की तरफ किस तरह आएगा ये? जी गुरुतुलैन। बी, जी गुरुतुलैन, बी इंक्रीज इन प्राइस लेवल। बेटा शिफ्ट से प्राइस पे अफेक्ट आता है, प्राइस से शिफ्ट पे अफेक्ट नहीं आता। अब वो कह रहा है कि आप AD1 से AD2 कैसे आए होंगे, आप पीछे कैसे आए? आप कम हो रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, कैसे कम हो सकती है एग्रीगेट डिमांड चारों में से? बेटा जब मनी सप्लाई आपके पास कम होती है तो उससे आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या अफेक्ट आता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग, आपकी कंजम्पशन, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? हाँ ये है। One of the reasons why a country's aggregate demand curve slopes downward is that a fall in average price level, उससे क्या होगा? Fall in average price level will a fall in average price level will law of demand है, सिंपल सा। प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो इट विल मेक रिलेटिवली चीपर फॉर फॉरेन प्रोड्यूसर्स। अच्छा मैं ये बाकी ऑप्शंस के ऊपर अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा MCQs हो जाए, ठीक है। अच्छा भाई, the diagram shows economy's aggregate demand curve. What is held constant when drawing aggregate demand? ऐसी क्या चीज है जो कंसिडर नहीं की जाती है when we draw aggregate demand? क्या हम लोग एक्सचेंज रेट को नहीं देखते एग्रीगेट डिमांड के अंदर? एक्सचेंज रेट का लिंक किस कंपोनेंट के साथ आता है?
एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट किस कंपोनेंट के साथ आता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका इम्पैक्ट किसके साथ आ रहा है? तो कंसिडर कर रहे हैं ना इसको। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं, इधर क्या लिखा हुआ है? नॉट विच इज हेल्ड कांस्टेंट, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट का लिंक किससे आता है? इन्वेस्टमेंट के साथ। प्राइस लेवल का तो ओवरऑल ही इफेक्ट चल रहा होता है, तो बचा क्या? पी, मनी सप्लाई एक्स माइनस। मनी सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड पे अफेक्ट आता है। ठीक है, मनी सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड पे अफेक्ट है। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट कम होगा, तब जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मनी सप्लाई का अपना क्या होता है? कर्व कांस्टेंट होता है ना, फिक्स होता है। तो यही तो पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज हेल्ड कांस्टेंट, परफेक्टली इनइलास्टिक। एग्रीगेट डिमांड शोज कि आप कहां से कहां आ गए, आप पॉइंट जे से पॉइंट के ऊपर आ गए हो। तो भाईजान यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, बताएं जल्दी से। पॉइंट जे से आप पॉइंट के ऊपर आ गए। अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए, देखो जे और के का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। सही है, तो दो इक्विलिब्रियम बना दो। ये एस आर एस आ गया, ये एस आर एस टू आ गया। ठीक है, ए एस ए एस, आपके पास सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है? बढ़िए। अब देखो एग्रीगेट डिमांड में तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सही है, मैंने आपको सप्लाई के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बताया था, रेंट वेज इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पे रेंट और वेज तो है नहीं, इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो बेटा अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई प्लस, सॉरी कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगी ना, क्योंकि कैपिटल चीप हो जाएगा। कैपिटल की पेमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कम होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा तो एस आर एस किस तरफ जाएगा? राइटवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे, सॉरी इंटरेस्ट रेट कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है? ठीक है, आगे आए। An aggregate demand curve slopes downwards from left to right. One reason for this is that a reduction in the average price level. अरे ये तो वही रिपीट हो रहा है बकवास। Which government policy will increase aggregate demand? फौरन बताओ। Which government policy will increase aggregate demand? ए, ए वाला कौन? इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपकी सप्लाई पे अफेक्ट आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से डिमांड पे अफेक्ट नहीं आता। और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहा है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होनी चाहिए इससे? उसने क्या पूछा भाई? ठीक है ना। रिड्यूसिंग बजट सरप्लस। बेटा बजट सरप्लस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस ज्यादा आ रहे हैं, स्पेंडिंग कम है। ठीक है, अब मैंने ये गैप कम कर दिया है। हमने ये गैप क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया इस गैप को? बेटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारे पास कम थी, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? टैक्स रेवेन्यू कम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, तो एडी बढ़ेगा ना इससे। आपने जो पैसा स्टोर करके रखा हुआ था, आपने मुल्क में लगाना स्टार्ट किया। जब आप मुल्क में लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और ये सब चीजें होंगी ना, तो गवर्नमेंट क्या होगी? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है? बढ़ जाता है। तो हम लोग जब बजट सरप्लस को रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मुल्क में स्पेंडिंग कर रहा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? अच्छा, रिमूविंग इंपोर्ट कोटा। बेटा कोटा में हटा दूंगा तो उससे इंपोर्ट बढ़ेगी, और इंपोर्ट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। हमने इंक्रीज करना है। रिमूविंग सब्सिडीज, इससे सप्लाई पे अफेक्ट आता है भाई, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है। आगे आओ। The diagram shows aggregate demand curve. What helps to explain why the curve is downward sloping? डाउनवर्ड स्लोपिंग पूछ रहा है, शिफ्ट नहीं पूछ रहा। हाँ जी, क्या चीज? बताओ क्यों?
इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। डी नहीं है बेटा इसका आंसर। डी वो कह रहा है कि व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस देयर विल बी इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। ए कह रहा है व्हेन एक्सपोर्ट इंक्रीजेस देयर विल बी इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। बी कह रहा है व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस देयर विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन। और सी कहता है कि व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी कहानी समझना। आपके पास ये इक्विलिब्रियम बन रहा है मनी सप्लाई का, ठीक है, और ये आ रहा है आपके पास मनी डिमांड, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है मनी डिमांड। करंटली सफवान आपके पास इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल 10%। वो कह रहा है कि अगर आपके पास प्राइस लेवल इंक्रीज होगी, प्राइस लेवल आपके पास इंक्रीज हो रही, ठीक है, व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो ये एक तरीके से आपसे पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि जब प्राइस लेवल आपके पास बढ़ रही, यानी कि एग्रीगेट डिमांड आपके पास बढ़ रहा है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज को यूज करते हैं। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसा है कि नहीं। बाकी जो सारे आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं उन सब में शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो ये आपके पास मूवमेंट के साथ लिंक नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्राइसेस का इफेक्ट का पूछा जा रहा है इन सारे, इन तीनों के अंदर, इसमें इसमें और इसमें क्या आ रहा है आपके पास, शिफ्ट का इफेक्ट। और वो फैक्ट बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी क्या, सॉरी जीडीपी जो है, नेशनल आउटपुट भी है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास एक ऑप्शन रिमेनिंग बचता है, वो कौन सा वाला, सी। आगे हैं, द डायग्राम शोज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। क्या आता है यहाँ पे यार, रियल इनकम, सही है, रियल जीडीपी, यही लिखवाता हूँ ना हर बार। ये भी वापस से रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो मुझे इक्विलिब्रियम वाला, हाँ ये देखो ये क्या हो रहा है, द डायग्राम विच shows part of the process that cause the aggregate demand curve to slope downward to the right, right का मतलब increase, is incomplete। तो which words correctly complete gaps। जब बेटा आपके पास एवरेज प्राइस लेवल बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आता है, वैल्यू ऑफ सेविंग पे क्या इफेक्ट आता है, लेवल ऑफ कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आता है जी। अभी पीछे वाले एमसीक्यू में क्या बताया था, जब प्राइसेस बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आता है, बढ़ता है। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है, इनको काट दो बेटा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रियल वैल्यू ऑफ सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हैं? पड़ेगा तो दायरा बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएंगे लोग, कंजम्पशन कम करेंगे, कंजम्पशन अपने पास कम हो जाएगी और हमारे पास सेविंग बढ़ जाएगी। पर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर डी है, बुक में गलत लिखा है, बुक में सी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो सेविंग पे भी क्या इफेक्ट है, बढ़ रही है, सेविंग आपके पास बढ़ेगी तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कंजम्पशन फॉलो, समझे बात को, क्लियर है। तो भाई इस तरह के कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, थोड़ी बहुत 8-9 में, साल में 10 या कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए हम लोगों ने। तो कॉन्सेप्ट आई होप थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरह इन्फ्लेशन के एमसीक्यूज टेस्ट किसमें। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आपको दे देता हूँ अपना लैपटॉप आईपैड दे देता हूँ, आप टेस्ट बना दें। एडी इंक्रीज कैसे हुआ इसका, क्या मतलब है एडी इंक्रीज, एडी मतलब शिफ्ट राइटवर्ड हुआ है ना, एडी आपके पास राइटवर्ड बढ़ा है। मैं देख चले आसान एमसीक्यूज दे दूंगा। जितना भी नॉलेज आपको हाँ